हेलो छात्रों, आसलपुर एजुकेशन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो विषय हिंदी है उसका अध्याय जो 7 है उसकी जो वह कविता है उषा की लाली, उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ उषा से तात्पर्य है सूर्योदय से पहले का, और लाली का मतलब होता है लालिमा। सूर्योदय से पहले की जो लालिमा होती है, जो वातावरण होता है, जो सुंदरता होती है, उसके बारे में वर्णन इस कविता के माध्यम से किया है। आइए हम इसको देखते हैं। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। उषा की लाली में जब प्रातः काल सूर्योदय से पहले उषा का समय होता है, जब आकाश में तरह तरह के जो है रंग छाए हुए रहते हैं सूर्योदय से पहले, चाहे वो गुलाबी रंग हो, पीला रंग हो, सफेद रंग हो और सुनहरा किसी भी तरह का रंग हो, तो उषा के समय, सूर्योदय से पहले के समय जो लाली यानी लालिमा होती है, जो सुंदरता होती है, जो महिमा होती है, अभी से गए निखर। निखर निखर का मतलब अत्यधिक आकर्षित करती है, वो इतनी अधिक आकर्षित करती है, ऐसा लगता है कि हिमगिरी के कनक शिखर। जैसे हिमगिरी किसका पर्यायवाची है? ये हिमालय पर्वत का पर्यायवाची है। और कनक होता है कौन? सोना। और शिखर यानी चोटी। जैसे हिमालय पर्वत की जो चोटी है वो सोने के समान चमक रही हो, सुनहरे रंग की लग रही हो, इस हिमालय की, उसी हिमालय की चोटियों के समान सुनहरी, चोटियों के समान सोने की चोटियों के समान ही उषा की लालिमा भी सुनहरे रंग की बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है। आगे बढ़ा शिशु रवि, बदली छवि बदली छवि। और जैसे जैसे सूर्योदय के पहले का समय जो उषा की लाली होती है, वो जैसे जैसे उसका समय आगे बढ़ता है और आगे बढ़ा शिशु रवि, और जो बालक के समान जो रवि यानी सूर्य का पर्यायवाची, जो शिशु जो बालक है, वो सूर्य रूपी जो बालक है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बदली छवि वैसे वैसे उषा की लालिमा का रूप परिवर्तन मतलब उसकी छवि, उसका जो स्वरूप है, उसका जो वातावरण, उसका जो प्रभाव है, उसमें प्रतिपल परिवर्तन आता जाता रहता है। जैसे आगे बढ़ते हुए बालक को देखते हुए या बच्चे की उम्र को बढ़ते हुए देख करके प्रतिपल उसके प्रति समय हर साल उसकी उम्र में अंतर आता रहता है, उसी प्रकार सूर्योदय के समय, सूर्य उगने के समय में जो उसका परिवर्तित रूप होता है, वो उषा की लालिमा को धीरे धीरे कम करता जाता है। देखता रह गया अपलक कवि। और जो कवि है नागार्जुन, वो कह रहा है कि अपलक यानी बिना पलक झुकाए हुए एक टकी से एकाग्रचित होकर उस सुंदर रूप को जो है निहार रहा है, वो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर के उस रूप को देख रहा है। डर था प्रतिपल, कवि को ये डर है, प्रतिपल यानी हर क्षण उसको ये डर सता रहा है कि अपरूप यह जादुई आभा, ये जो जादुई आभा यानी शोभा, चमक, सुंदरता, यानी यह उषा काल की जो सुंदरता है, ये जादुई आभा है। ये प्रातः काल के पहले के समय का जो वातावरण है, सुंदर वातावरण जो देखने वाले को आकर्षित करता है, उसकी आभा, उसकी चमक, उसका जो जादू के समान उसका जो शोभा है, वो अपरूप, कहीं बदरंगी नहीं हो जाए, कहीं अदृश्य नहीं हो जाए, कहीं गायब नहीं हो जाए, कहीं नष्ट नहीं हो जाए, ये देख करके प्रतिपल कवि को डर सता रहा है। और उस जादुई आभा को जो है, जादुई आभा जो सूर्योदय के पहले की उषा की लालिमा है, उसको देख करके उसको डरे सता रहा है। जाए ना बिखर, वो उसे डर है कि ये जो उषा की लाली है ये बिखर नहीं जाए, इसका सुंदर रूप है जो न चाहते ही भी हर किसी को आकर्षित कर रहा है, सुंदरता और आनंद की जो प्राप्ति दे रहा है, ये कहीं बिखर नहीं जाए, कहीं नष्ट नहीं हो जाए, इसका रूप है बदल नहीं जाए सूर्योदय के कारण। उषा की लाली में भले ही वो उठे थे निखर, उषा की लालिमा के अंदर निखर अर्थात जो वातावरण का भले ही शोभायमान हो गया हो, सुंदर हो गया हो, हिमगिरी के कनक शिखर, हिमालय पर्वत के ऊपर जिस प्रकार चोटियां उसकी सुनहरे रंग की सूर्य के प्रकाश से चमकती हुई उषा के समय दिखाई देती है, उसी तरह से संपूर्ण वातावरण है उषा की लाली के समय इतना मनमोहक और आकर्षित था कि देखते ही सुबह बनती थी। तो कवि को डर है कि ये उषा की लालिमा है जो अनायास ही न चाहते ही भी हमें आकर्षित करती है, सब लोगों को आकर्षित करती है। इसका जो सुनहरा, सुंदर, जो रंगों से युक्त जो वातावरण है, शोभायमान जो इसकी शोभा है, वो कहीं नष्ट नहीं हो जाए। इस प्रकार इस कविता में उषा की जो लाली है, लालिमा है, उसका जो प्रभाव वातावरण में पड़ता है, उसके बारे में वर्णन बड़े ही मनमोहक और सुंदर ढंग से कवि ने किया है। धन्यवाद।